नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। इनमें लेख और शोध शामिल हैं जो टेपर टैंट्रम नाम की घटना के कारणों और परिणामों को खंगालते हैं। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक मतलब फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीतियों में थोड़ी सख्ती का इशारा भी करता है तो दुनिया भर के बाजारों में खलबली क्यों मच जाती है। बिल्कुल। और ये टेपर टैंट्रम शब्द ये असल में 2013 में गढ़ा गया था। उस वक्त फेड के चेयरमैन थे बेन बनानके। हाँ। और उन्होंने बस ये संकेत दिया था कि फेड अपना जो बड़ा बॉन्ड खरीद प्रोग्राम है जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE कहते हैं, QE, हाँ, उसे धीरे धीरे कम करेगा, मतलब टेपर करेगा। ये QE उस वक्त अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चल रहा था। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब QE के जरिए फेड बाजार से बॉन्ड खरीद रहा था। हाँ, ताकि सिस्टम में पैसा आए, ब्याज दरें नीचे रहें और कर्ज लेना आसान हो। सही। तो जब उन्होंने इसे घटाने का सिर्फ संकेत दिया, निवेशक क्यों घबरा गए? मतलब अभी तो घटाया भी नहीं था। हाँ, यही तो उसमें खास बात है। देखिए, QE से क्या होता है कि बॉन्ड की मांग बनी रहती है तो कीमतें ऊंची रहती हैं। हाँ। और कीमतें ऊंची तो यील्ड्स यानी उन पर मिलने वाला रिटर्न वो कम रहता है। ठीक है। अब जैसे ही फेड ने कहा कि वो कम बॉन्ड खरीदेगा, निवेशकों ने फौरन हिसाब लगा लिया कि भाई अब मांग कम होगी तो कीमतें गिरेंगी और यील्ड्स बढ़ेंगी। बिल्कुल, यील्ड्स बढ़ेंगी। और असल पॉलिसी बदलने से पहले ही इसी अंदेशे ने, इसी डर ने बाजारों में बिकवाली शुरू कर दी। अच्छा, और जाहिर है इसका असर सिर्फ अमेरिका में ही तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से बात वैश्विक हो जाती है। जब अमेरिका में ब्याज दरें या यील्ड्स बढ़ती हैं तो अमेरिकी संपत्ति ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। बेहतर रिटर्न के लिए। हाँ, तो दुनिया भर के निवेशक, खासकर जो उभरते बाजारों में पैसा लगाए हुए हैं, वो वहां से पैसा निकालकर अमेरिका की तरफ ले जाने लगते हैं, जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। हाँ, एक तरह से। अब इससे उन उभरते बाजारों पर दोहरा दबाव पड़ता है। एक तो उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगती है क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ जाती है। सही। और दूसरा, अगर उन देशों ने या उनकी कंपनियों ने डॉलर में कर्ज लिया हुआ है तो उसे चुकाना और महंगा हो जाता है। तो वो जो 2013 का क्लासिक उदाहरण है, उसमें आंकड़ों के हिसाब से क्या हुआ था? कितना असर पड़ा था? बर्नानकी की इस घोषणा के कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 2% से उछलकर 3% हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा जंप है बॉन्ड मार्केट के लिहाज से। बहुत बड़ा। और इसका असर देखिए, S&P 500 करीब 8% गिरा। दुनिया भर के शेयर बाजार औसतन 10% नीचे आ गए। और उभरते बाजारों के स्टॉक तो 15% तक लुढ़क गए थे। और ये सब हुआ सिर्फ एक घोषणा पर, मतलब प्रत्याशा पर आधारित प्रतिक्रिया थी ये। और भारत जैसे देशों का क्या हुआ? मुझे याद है उस समय फ्रेजाइल 5 शब्द काफी चला था। हाँ, बिल्कुल। भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, इन्हें कहा गया फ्रेजाइल 5। क्यों? मतलब क्या खास था इनमें? इनमें कॉमन बात थी बड़ा चालुआ खाते का घाटा, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड। अच्छा। और विदेशी पूंजी पर इनकी निर्भरता काफी ज्यादा थी। मतलब देश चलाने के लिए, आयात का बिल भरने के लिए इन्हें बाहर से डॉलर चाहिए थे, निवेश के रूप में या कर्ज के रूप में। तो जब फेड के टेपर की बात हुई तो ये निर्भरता एक कमजोरी बन गई। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही अमेरिकी यील्ड्स बढ़ने का संकेत मिला, विदेशी पैसा इन देशों से तेजी से बाहर जाने लगा। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले बुरी तरह गिरा। कितना? कुछ अंदाजा है? उस वक्त काफी तेजी से गिरा था। और RBI को रुपए को संभालने के लिए, मतलब सिर्फ कुछ महीनों में ही करीब $14 बिलियन अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बेचने पड़े थे। $14 बिलियन, काफी बड़ी रकम है जी। तो क्या फेड ने 2013 के इस टैंट्रम से कोई सबक सीखा? मतलब बाद में जब उन्होंने सच में सख्ती की या उसके संकेत दिए तो क्या बाजार की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी? हाँ, कुछ हद तक। एक तो फेड ने निश्चित रूप से संवाद, मतलब कम्युनिकेशन को बेहतर किया। वो ज्यादा धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बताने लगे कि वो क्या करने वाले हैं। तो 2018 में जब फेड ने सच में अपनी बैलेंस शीट घटानी शुरू की और फिर 2021-22 में जब महामारी के बाद सख्ती की उम्मीद बढ़ी, तब भी असर तो हुआ, लेकिन वो 2013 जैसा पैनिक, वैसा टैंट्रम नहीं था। और शायद उभरते बाजार भी थोड़े तैयार थे इस बार। हाँ, ये भी एक बात है। कुछ देशों ने 2013 से सबक लेकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया था। उनकी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी ज्यादा लचीली हो गई थी, लेकिन पैटर्न फिर भी वही रहा। मतलब अमेरिकी दरें बढ़ने का संकेत आया, डॉलर मजबूत हुआ और उभरते बाजारों पर दबाव पड़ा। जैसे 2022 में देखिए, भारत का रुपया फिर से दबाव में आया, 80 प्रति डॉलर के नीचे चला गया। हाँ, वो तो हाल की बात है। और RBI को इस बार 2022 की सिर्फ पहली छमाही में ही रुपए को संभालने के लिए रिकॉर्ड करीब $39 बिलियन बेचने पड़े। 39 बिलियन, ये तो 2013 के 14 बिलियन से कहीं ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। तो मतलब
असर अभी भी होता है, भले ही टेंट्रम ना हो। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब मुख्य सबक क्या है हमारे लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति वो सिर्फ अमेरिका का अंदरूनी मामला नहीं है, उसके गहरे वैश्विक प्रभाव हैं। खासकर उभरते बाजारों पर। हाँ, खासकर उन पर। फेड के सिर्फ एक्शन ही नहीं, उनके इरादे, उनके संकेत भी दुनिया भर में पैसे के बहाव को, वित्तीय स्थिरता को हिला सकते हैं। ये बात तो साफ है। फेड ने कम्युनिकेशन का महत्व समझा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी साफ है कि दुनिया भर के बाजार फेड के हर शब्द, हर कदम पर कितनी बारीकी से नजर रखते हैं और कितनी तेजी से रिएक्ट करते हैं। वाकई ये दिखाता है कि आज के दौर में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा साफ करती है कि कैसे एक बड़े केंद्रीय बैंक के फैसले या सिर्फ उनके संकेत भी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में लहरें पैदा कर सकते हैं। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, क्या केंद्रीय बैंकों के बीच ज्यादा तालमेल, ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि एक देश की पॉलिसी का अनपेक्षित असर दूसरे देशों पर कम हो? हाँ, ताकि इस तरह के वैश्विक झटकों से कुछ हद तक बचा जा सके। इस बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता के दौर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।